दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त मिस्ट्री थ्रिलर मूवी लेकर आए हैं जिसमें एक गांव के अंदर प्रेग्नेंट औरतों की बहुत ही बेरहमी से हत्या होने लगती है। उस गांव में पैरानॉर्मल घटनाएं भी बढ़ जाती है और एक अनजान एंटिटी ये सब कुछ कर रही थी। अब ऐसे में कपल उस गांव में आता है और उसकी पत्नी भी प्रेग्नेंट होती है। तो दोस्तों वो अननोन एंटिटी कौन है और प्रेग्नेंट महिलाओं को ही क्यों मार रही है और क्या गांव में आया हुआ कपल अपने बच्चे की जान बचा पाएगा, यही देखेंगे हम आज की मिस्टीरियस कहानी में जिसका नाम है रंगी तरंगा। इस कहानी का क्लाइमैक्स बहुत ही जबरदस्त है जो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा, इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही मिस्टीरियस मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है रश्मि नाम की एक प्रेग्नेंट महिला से। हम देखते हैं कि वो अपने पति के साथ फोन पर बातें करते हुए अपने घर की तरफ जा रही होती है, लेकिन पता नहीं बातों ही बातों में वो एक गलत रास्ता ले लेती है और ये रास्ता एक गांव की तरफ जाता है। अब थोड़ा अंदर जाने के बाद रश्मि को उसकी कार के कांच में किसी डरावने इंसान का चेहरा दिखाई देता है। वो घबरा जाती है और तुरंत अपनी गाड़ी रोक देती है, लेकिन तभी उसे अपने आसपास किसी के चलने की आवाज आने लगती है। ऐसा लग रहा हो कि मानो किसी ने अपने पैरों में घुंघरू पहन के रखे हो। अब ये सब कुछ देखकर रश्मि के तो डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं। अब इससे पहले कि रश्मि कुछ और सोच पाती है तभी वहां पर एक मिस्टीरियस एंटिटी आकर रश्मि के ऊपर हमला कर देती है। अब यहाँ पर हमें ये तो बात पता नहीं चलती कि मिस्टीरियस एंटिटी कौन है, लेकिन हमें सिर्फ रश्मि के चीखने चिल्लाने की आवाज बैकग्राउंड में सुनाई देने लगती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर संजय और पांडु नाम के फिल्म मेकर एक पब्लिशर के पास आते हैं क्योंकि दोस्तों ये दोनों अंशु नाम के एक नोवेलिस्ट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाना चाहते हैं और आज तक अंशु ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी है वो सभी अवार्ड से सम्मानित की गई है। लेकिन यहाँ पर पब्लिशर उन्हें बताता है कि अंशु से मिलना इतना आसान नहीं है। मैंने खुद आज तक उसे नहीं देखा कि वो कौन है, कहाँ रहता है और किस तरह दिखता है। वो तो बस पोस्ट के जरिए अपनी नॉवेल्स मुझ तक पहुँचाता है जिसे मैं पब्लिश कर देता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे लिए बस इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारे नाम का एक पोस्ट मैं उसे भेज दूंगा कि तुम लोग उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाना चाहते हो, फिर देखेंगे कि वो जवाब में क्या कहता है। अब यहाँ दूसरी तरफ हम अंशु को देखते हैं जो कि गौतम नाम के आइडेंटिटी के साथ रह रहा होता है और उसकी सच्चाई उसकी पत्नी इंदु के अलावा कोई नहीं जानता कि गौतम एक महान नोवेलिस्ट है और यही गौतम अंशु है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि गौतम अब अपनी एक नोवेल जिसका नाम है रंगी तरंगा उससे पब्लिश होने के लिए पब्लिशर के पास भेजने के लिए जाने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी नजर वहां पर रखी हुई एक डायरी पर पड़ती है जिसके बारे में वो इंदु से पूछता है, लेकिन इस बात को इंदु टाल देती है। अब उसके बाद हम रात को देखते हैं जब ये दोनों सो रहे होते हैं तो इंदु को बहुत ही डरावने सपने आने लगते हैं। वो घबराकर तुरंत ही उठ जाती है। अब ये देखकर गौतम भी परेशान हो जाता है क्योंकि इंदु प्रेग्नेंट होती है और एक बार उसका मिसकैरेज भी हो चुका है, इसलिए दोबारा ऐसी घटना ना हो इसलिए दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं। अब इंदु गौतम से कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि मुझे डरावने सपने क्यों आ रहे हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे गांव के लोग शैतानों की भेष में भूतिया मंदिर की पूजा करते थे। ये उनकी सदियों से चली आ रही परंपरा है, लेकिन जब मेरे दादाजी ने उस गांव को छोड़ा तो वो उस भूतिया मंदिर का सोना अपने साथ ले गए। उसके बाद से हमारे परिवार का कोई भी सदस्य उस गाँव में दोबारा नहीं गया और उस गांव को छोड़ने के बाद पता नहीं हमारे परिवार को कौन सा श्राप लग गया। एक एक करके सभी लोग मरने लगे। हाँ, माना कि एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं उस गांव में दोबारा वापस जाना चाहती हूँ ताकि दादाजी का लाया हुआ वो सोना वापस वहाँ पर रख दूँ और एक बार अच्छे से पूजा करवा लूँ। हो सकता है कि ऐसा करने से मुझे डरावने सपने आना बंद हो जाए। अब गौतम का इन सारी चीजों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी वह इंदु के लिए मान जाता है। साथ ही यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये वही गांव है दोस्तों जहाँ पर मूवी की शुरुआत में रश्मि मारी गई थी। अब दोस्तों उसके अगले सीन में हम देखते हैं गौतम और इंदु एक बहुत बड़ा लंबा सफर तय करके आखिरकार उस गांव में पहुंच जाते हैं। अब वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें आगे का सफर एक नाव से तय करना था, लेकिन जैसे वो नाव में सवार हो जाते हैं तो वो नाव चलाने वाला इंदु को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और जल्दी जल्दी उन्हें उनकी मंजिल पर पहुंचाकर बिना पैसे लिए ही वहां से चला जाता है। अब ये देखकर वो दोनों ही हैरान रह जाते हैं कि भाई उसने ऐसा क्या देख लिया जो कि पैसे लिए बिना ही यहाँ से भाग गया। लेकिन अब ये दोनों इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। फिर गौतम एक गाड़ी को किराए पर लेता है ताकि उसकी मदद से वो होटल जा सके। अब जैसे ही रात होती है वो होटल की तरफ निकलने लगते हैं और दोस्तों ये उसी रास्ते से गुजरने लगते हैं जिस रास्ते से रश्मि गुजरी थी। अब उस रास्ते से गुजरने पर इंदु को कोई वहां पर खड़ा दिखाई देता है जिसने अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे। अब उसे देखकर इंदु घबरा जाती है और गाड़ी की स्टीयरिंग घुमा देती है।
लेकिन गौतम जैसे तैसे गाड़ी को संभालता है और एक बहुत बड़ा हादसा होने से ये दोनों बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अब होता यह है कि स्टीयरिंग घुमाने की वजह से उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी, इसलिए अब उन्हें आगे का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। लेकिन ये रात के घने अंधेरे में एक जंगल का सफर था। चलकर जाते समय उन्हें अजीब सी आवाजें भी सुनाई दे रही थी, लेकिन उन आवाजों से डरते हुए वो लोग फाइनली होटल तक पहुंच जाते हैं। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं इंदु जब कुएं से पानी निकाल रही होती है तो तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उसे कुएं के अंदर खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी गौतम वहां पर आकर उसे पकड़ लेता है। अब इसी बीच वहां पर कलिंगा नाम का एक आदमी आता है और वो गौतम को इस गांव के बारे में बताने लगता है कि यहाँ के लोगों का मानना है कि कुएं के अंदर एक शैतान रहता है। तुम लोग शहर से आए हुए लग रहे हो, इसलिए तुम्हें इन चीजों पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन मेरी बात मानो, तुम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ के कल्चर से जुड़ी चीजों को मजाक में मत लेना, क्योंकि ये सारी चीजें तुम पर भारी पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, गौतम इन सारी चीजों पर विश्वास नहीं करता और वो यहाँ पर भी इन सारी चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब उससे अगले दिन गौतम अपने कुछ राइटिंग्स को पब्लिशर को भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस चला जाता है, क्योंकि वो अपना एड्रेस लिखने के बजाय हमेशा पोस्ट ऑफिस का ही एड्रेस लिखता है। अब यहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ का पोस्ट मास्टर और कोई नहीं बल्कि कलिंगा ही है। साथ ही वहाँ पर शंकर नाम का एक स्कूल टीचर भी होता है। अब ये दोनों गौतम को कुछ दिनों में होने वाले नाटक में आने का इनविटेशन दे देते हैं। हमें यहाँ पर पता चलता है कि उस नाटक में कलिंगा एक रोल अदा करने वाला है, इसलिए अब गौतम उसका इनविटेशन स्वीकार करता है। लेकिन जैसे वो वहाँ से घर पर जा रहा होता है तभी रास्ते में एक आदमी उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन लकीली गौतम उससे बच जाता है। गौतम उस आदमी को पकड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। इधर हम इंदु को देखते हैं जो कि घर में अकेले ही होती है। तभी उस घर में रखा हुआ ग्रामोफोन अपने आप ही बजने लगता है, साथ ही साथ वहाँ पर रखी हुई कुर्सी अपने आप ही हिलने लगती है। अब ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और डर के मारे वो सीढ़ियों से नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर गौतम आकर उसे बचा लेता है। अब उसके बाद गौतम इंदु के बिना ही कलिंगा का नाटक देखने के लिए चला जाता है, क्योंकि इंदु की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। लेकिन यहाँ इंदु तो घर पर अकेली होती है। तभी उसे फिर से अचानक अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती है। वो दरवाजे पर किसी को डांस करता हुआ देखती है। वो उसे देखकर डर के मारे पैनिक होने लगती है, लेकिन लकीली गौतम वहाँ पर आकर दोबारा उसे संभालता है। वो उसे शांत करते हुए कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लगता है कि तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। अब वो इंदु की सिचुएशन देखकर डॉक्टर को बुलाने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही घर पर वही मिस्टीरियस एंटिटी आ जाती है और वो इंदु के ऊपर हमला कर देती है। अब उसके अगले सीन में हम गौतम को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो इंदु की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए आया होता है। क्योंकि दोस्तों, उस मिस्टीरियस एंटिटी के हमले के बाद इंदु कहीं लापता हो गई है। तो पुलिस ऑफिसर इंदु की फोटो मांगते हैं, लेकिन गौतम के पास इंदु की कोई भी फोटो नहीं होती। वो बताता है कि कुछ ही महीने पहले हमारे घर पर एक शॉर्ट सर्किट हुआ था और उसी घटना में हमारे घर में आग लग गई और सारी फोटो उसी आग में जलकर राख हो गई। लेकिन अब ये सुनने के बाद उल्टा वो पुलिस वाला गौतम के ऊपर ही शक करने लगता है, कहीं इसी ने अपनी पत्नी को गायब तो नहीं कर दिया और यहाँ पर आकर नाटक कर रहा है। इसलिए वो पुलिस वाला उन सभी लोगों से पूछताछ करने के लिए जाता है जिन्होंने गौतम और इंदु को देखा था, ताकि उन दोनों के बीच रिश्ता कैसा है इसके बारे में पता चल सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक शॉकिंग बात पता चलती है। सभी लोग कहने लगते हैं कि हमने इंदु को नहीं देखा, हमने तो सिर्फ गौतम को यहाँ पर देखा है। और ये सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। उसके बाद पुलिस वाला गौतम से कहता है कि मैंने इंदु के बारे में जानकारी निकाली, जिससे मुझे पता चला है कि इंदु 6 साल पहले ही मर चुकी है और जो तुम्हारे साथ थी वो बस तुम्हारा वहम था। जिस पर गौतम कहने लगता है कि सर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? माना कि 6 साल पहले हमारा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसमें इंदु बच गई थी। उस एक्सीडेंट में मेरे सर पर गहरी चोट लगने की वजह से मेरी याददाश्त चली गई थी, लेकिन मेरी याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं हुई है कि कल तक मेरे साथ रहने वाली मेरी पत्नी मैं उसे 6 साल पहले मरा हुआ मान लूं। और 6 साल से मैं जिसके साथ रह रहा था वो मेरा वहम है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इन सारी चीजों से गौतम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर मैं अपनी पत्नी को ढूंढूं कहाँ। तभी उसे याद आता है कि जब वो इस गांव में आया था तो एक नाव वाले आदमी ने इंदु को देखा था, इसलिए वो तुरंत ही उसके घर पर पहुंच जाता है ताकि उससे ये पूछ सके कि उस दिन उसने ऐसा रिएक्ट क्यों किया था। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि वो तो 1 घंटे पहले ही सांप के काटने की वजह से मर गया है। और अब ये सुनकर गौतम की हालत खराब हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी उसे वहां पर एक आदमी दिखाई देता है जो कि उसे शूट करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए गौतम फिर से उस आदमी का पीछा करने लगता है। लेकिन भागते भागते वो संध्या से टकरा जाता है और संध्या जो कि अंशु को ढूंढते ढूंढते इस गांव में पहुंच चुकी थी, क्योंकि दोस्तों कुछ दिन पहले गौतम ने अपनी राइटिंग यहाँ के पोस्ट ऑफिस से पब्लिशर के पास भेजी थी और इस पोस्ट ऑफिस का एड्रेस निकाल कर संध्या इस गाँव में आ गई थी।
अब यहाँ तो संध्या उसे पहचान नहीं पाती कि गौतम ही अंशु है, पर उसकी बातों से उसे शक जरूर होता है। साथ ही साथ वो गौतम को परेशान देखकर उसे पूछने लगती है कि तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो, जिस पर अब वो उसे सारी बातें बता देता है और कहता है कि शायद पुलिस वाले सोच रहे हैं कि मैंने 6 साल पहले अपनी याददाश्त खो दी और आज तक मैं उसी सदमे में जी रहा हूँ। वो ये भी कह रहे हैं कि मेरी पत्नी इंदु 6 साल पहले ही मर गई है और कल तक जो मेरे साथ थी वो मेरा वहम था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, जिस पर संध्या कहती है कि हो सकता है कि पुलिस वाले झूठ कह रहे हो, हमें इस बारे में और जानकारी निकालनी चाहिए। इसके बाद वो दोनों ही वहाँ के जंगल में आकर पूरी छानबीन करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ उनको इलीगल तरीके से चल रही माइनिंग दिखाई देती है और ये सब माइनिंग एक नेता कर रहा होता है, जिसके साथ वही आदमी है जिसने गौतम पर हमला किया है। अब इससे गौतम को लगता है कि शायद मैं इस माइनिंग के बारे में जान ना जाऊँ, इसलिए वो आदमी मुझ पर हमला कर रहा था। अब उसके बाद गौतम शंकर और कलिंगा के पास आ जाता है तो ये लोग उसे गांव के बारे में बताने लगते हैं कि कुछ साल पहले अंगारा नाम का एक आदमी गांव में रहता था। वो उस भूतिया मंदिर की पूजा करता था, लेकिन एक रात अचानक वो कहीं गायब हो गया। लेकिन उसके अगले दिन अंगारा का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, लेकिन उसका सर गायब था। और तब से आज तक अंगारा के मरने वाले दिन कोई ना कोई गायब जरूर होता है और ठीक 11वें दिन लोगों को पहाड़ों से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। इसीलिए हमें लगता है कि शायद अंगारा की आत्मा इंदु को लेकर गई होगी। अब ये सुनने के बाद तो गौतम और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद संध्या और गौतम दोनों ही पुलिस स्टेशन जाकर उन सारे लोगों के बारे में पता करते हैं जो लोग यहाँ से गायब हुए थे। तब उन्हें पता चलता है कि 7 जुलाई को अंगारा की मृत्यु हुई थी और उसके बाद से आज तक करीब करीब 12 लोग गायब हो चुके हैं और वो भी 7 तारीख को ही। और हैरानी की बात ये थी कि अब तक जो गायब हुए हैं वो सारी महिलाएं ही थी और इस बार इंदु गायब हो गई थी। ये देखकर वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। फिर संध्या पांडु को इंदु के बारे में जानकारी निकालने के लिए कहती है, जिस पर वो बताता है कि 6 साल पहले हुई दुर्घटना में इंदु और गौतम दोनों ही मारे गए थे। अब ये जानने के बाद गौतम कहता है कि पागल हो गए हो क्या, तुम्हें क्या मैं यहाँ पर जिंदा नहीं दिखाई दे रहा हूँ? कल तक कह रहे थे कि 6 साल पहले मेरी पत्नी मारी गई है, मैं वहम में जी रहा हूँ और आज कह रहे हो कि मैं ही मर गया हूँ। देखो मैं तुम्हारे सामने आज भी जिंदा हूँ, यहाँ कोई आत्मा नहीं है। अब संध्या उसे समझाने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें टेंशन में नहीं बल्कि शांति से इस गुत्थी को सुलझाना होगा। तभी गौतम को याद आता है कि उसने घर में हरनी नाम की एक लड़की की डायरी देखी थी, जिसे पढ़ने से पहले ही इंदु ने बात घुमा दी थी, इसलिए उस टाइम वो उस किताब को पढ़ नहीं पाया था। लेकिन अब वो संध्या के साथ इस डायरी को पढ़ने लगता है, जिसके बाद दोस्तों ये मूवी 6 साल पहले फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पर हम इंदु को देखते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसका असली नाम हरणी था और वो अपने जिस दोस्त की शादी में आई होती है उसका नाम होता है इंदु, जिसकी गौतम नाम के एक आदमी के साथ शादी हो रही थी। लेकिन तब तक एक आदमी हरणी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करने लगता है, जिस वजह से गुस्से में आकर हरणी उसे गाड़ी से टक्कर मार देती है, जिसमें वो आदमी मारा जाता है। अब इस घटना से हरणी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन उसकी दोस्त इंदु और उसका पति गौतम उसे समझाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे साथ हमारे गांव चलो, वहां जाने के बाद तुम पुलिस वालों को बता देना कि जब ये आदमी मरा तो उस वक्त तुम गांव में थी, इससे तुम बच जाओगी। जिस पर हरणी भी मान जाती है। अब उसके बाद हमें गौतम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और दोस्तों जिस गौतम को हमने मूवी के शुरुआत में देखा था तो वो असल में गौतम नहीं बल्कि संध्या का बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ होता है। वो दोनों एक कपल थे जिनका इंदु, हरणी और गौतम से कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ इंदु के गांव किसी काम से आया था तब उसका एक्सीडेंट गौतम की गाड़ी से हो गया, जिसमें इंदु और हरणी भी सवार थे। ये एक्सीडेंट इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसमें इंदु और गौतम दोनों ही मारे गए, लेकिन हरणी और सिद्धार्थ बच जाते हैं। सिद्धार्थ के सर पर बहुत गहरी चोट लग गई थी और इस वजह से उसकी याददाश्त चली जाती है। अब ये सारा एक्सीडेंट होते हुए उस नाव चलाने वाले आदमी ने देखा था और उसे लगा कि उस एक्सीडेंट में हरणी की मौत हो गई है, इसलिए उसने कुछ दिन पहले जब हरणी को सिद्धार्थ के साथ देखा था तो वो हरणी को देखकर डर गया था। उसे लगा कि ये हरणी नहीं बल्कि कोई आत्मा है और अब हरणी पुलिस से बचने के लिए अपनी पहचान बदल लेती है। हरणी अपना नाम बदलकर इंदु रख देती है। साथ ही अब यहाँ पर सिद्धार्थ भी अपनी याददाश्त भूल चुका था, तो इस बात का फायदा उठाकर हरणी उसको बताती है कि मैं ही इंदु हूँ और तुम गौतम हो। इसीलिए दोस्तों रिकॉर्ड के हिसाब से हर जगह पर यही लिखा था कि एक्सीडेंट में इंदु और गौतम दोनों ही मारे गए और ये बात सच भी थी। वैसे अब सिद्धार्थ के साथ रहते रहते हरणी को भी उससे प्यार हो गया था, इसलिए कभी उसके अंदर हिम्मत नहीं हुई कि वो सिद्धार्थ को जाकर सच बता दे। उसके बाद हरणी ने गौतम को यानी कि सिद्धार्थ को अपने दादाजी के बारे में जो भी बताया था वो असल में असली इंदु के दादाजी के बारे में था और असली इंदु को भी इस तरह के भयानक सपने आते थे। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सपनों से छुटकारा पाने के लिए असली इंदु हरणी और असली गौतम के साथ उस गांव में दोबारा से आई थी।
लेकिन एक्सीडेंट की वजह से वो मारी गई। और अब उसके बाद से हरणी को भयानक सपने आने लगे और उसे ऐसा लगा कि वो इंदु का अधूरा काम पूरा कर देगी तो उसे भयानक सपने नहीं आएंगे। इसीलिए वो सिद्धार्थ के साथ इस गाँव में आई थी। लेकिन दोस्तों ये सारी बातें जानने के बाद भी गौतम यानी सिद्धार्थ को कुछ भी याद नहीं आता। उसे बस इतना याद होता है कि इंदु उसकी पत्नी है और कुछ भी नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर हरणी तो लापता हो गई है। भले ही हरणी ने इंदु की आइडेंटिटी चुराई हो, लेकिन वो तो अब लापता हो चुकी है। इसीलिए सिद्धार्थ को उसको ढूंढना ही पड़ेगा, यानी कि दोस्तों गौतम को। दोस्तों इससे आगे हम सिद्धार्थ को गौतम ही बुलाएंगे ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, और हरणी को हम इंदु ही बुलाएंगे ताकि स्टोरी सबको समझ में आ जाए। अब दोस्तों ये संध्या जो यहाँ पर आई है, ये इन सारी चीजों को जानती थी और उसे ये भी पता था कि सिद्धार्थ बढ़िया नोवेल लिखता है। इसलिए वो डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाने के बहाने से अंशु से मिलना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि अंशु ही उसका सिद्धार्थ है जो 6 साल पहले गायब हो गया था। लेकिन ये सारी चीजें जानने के बाद भी संध्या अभी गौतम को कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही बहुत सारी चीजें चल रही है, तो उसके दिमाग पर गहरा असर भी हो सकता है। अब संध्या उसकी गर्लफ्रेंड थी, ये बात अगर वो जानेगा तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाएगा। इसलिए संध्या और गौतम इंदु का पता लगाने में लग जाते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि आज तक जितने भी महिलाएं गायब हुई है वो सारी की सारी महिलाएं प्रेग्नेंट थी, और उनके घर वालों के अलावा सिर्फ डॉक्टर ये बात जानते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। इसलिए ये दोनों ही गाँव के डॉक्टर के पास आ जाते हैं और उससे जबरदस्ती पूछने लगते हैं कि कहीं तुम ही सब में शामिल तो नहीं हो। तब वो डॉक्टर बताता है कि सबसे पहले लापता होने वाली महिला अनुसुया, उसके साथ मेरा चक्कर चल रहा था, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा थी। लेकिन जिस दिन अंगारा गायब हुआ उसी दिन अनुसुया भी गायब हुई, जिसके 11 दिन के बाद मैंने पहाड़ी के पास बने एक पुराने घर से उसके चिल्लाने की आवाज सुनी। मैं बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए मेरी वहां पर जाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। बस इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता। अब ये जानने के बाद गौतम और संध्या बिल्कुल भी हैरान हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि डॉक्टर के बाद कौन हो सकता है जिसे महिला है प्रेग्नेंट है ये बात पता हो, क्योंकि अपहरण करने वाला सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं को ही गायब कर रहा था। इसलिए उनका सीधा शक कलिंगा पर जाता है। जी हाँ दोस्तों, वही पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला कलिंगा, जो कि महिलाओं की रिपोर्ट पोस्ट ऑफिस के जरिए उनके घर पर पहुंचाता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, बल्कि उसका नाम कलिंगा भट्ट है और उसकी ही पत्नी 18 जुलाई को मारी गई थी, यानी कि ठीक 7 जुलाई के 11 दिन बाद, और वो भी 12 साल पहले। तो अब ये सब कुछ जानने के बाद गौतम को समझने में ज्यादा देरी नहीं लगती कि इन सभी महिलाओं को गायब करने के पीछे कलिंगा का ही हाथ है। अब दोस्तों हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम कलिंगा को देखते हैं। कलिंगा जब घर पर आता है तो उसकी पत्नी अनुसुया उसे किसी दूसरे आदमी के साथ बेड पर दिखाई देती है। अब वो आदमी कलिंगा को देखकर तुरंत ही वहां से भाग जाता है और उसकी शक्ल कलिंगा देख नहीं पाता। लेकिन तभी वहां से नाटक में काम करने वाला अंगारा नाम का आदमी गुजरता है और उसके पीछे अनुसुया जाकर छुप जाती है, क्योंकि अब गुस्से में आकर कलिंगा अनुसुया को मारने पीटने वाला था। लेकिन ये देखकर कलिंगा को लगता है कि अंगारा ही वो इंसान है जिसका चक्कर अनुसुया के साथ चल रहा है। इसीलिए वो गुस्से में आकर बेचारे की गर्दन काटकर उसे पेड़ से लटका देता है, जिसके बाद वो अनुसुया को पहाड़ी के पास बने हुए घर में लेकर जाता है और खुद भी नाटक के किरदार वाला कपड़ा पहन लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी पत्नी अंगारा को वो नाटक में काम करता है इसलिए पसंद करती है। अब वहां पर उससे 11 दिन कैद करके रखने के बाद जब अनुसुया वहां से भागने की कोशिश करती है तो कलिंगा उसकी जान ले लेता है। अब इस घटना के बाद ये तो उसका रूटीन बन जाता है। हर साल आज के ही दिन वो नाटक वाले कपड़े पहनकर प्रेग्नेंट महिलाओं को मारने के लिए निकलता है, क्योंकि अनुसुया भी मरने के टाइम पर प्रेग्नेंट थी। और दोस्तों अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो मिस्टीरियस एंटिटी कलिंगा ही होता है, जिसने कुछ साल पहले रश्मि की भी जान ली थी। और दोस्तों कलिंगा के पत्नी का चक्कर डॉक्टर के साथ चल रहा था, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण बेचारा अंगारा मारा गया। खैर अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं और गौतम को ये बात पता चलती है कि आज 11वां दिन है, तो आज कलिंगा इंदु को मारने वाला है। इसलिए वो तुरंत ही पहाड़ी के पास बने हुए घर में आ जाता है, जहाँ पर कलिंगा ने इंदु को पकड़ कर रखा होता है। और जैसे वो उसकी जान लेने वाला था तो गौतम वहां पर आकर उसे बचा लेता है। अब गौतम और कलिंगा के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होती है, लेकिन आखिरकार कलिंगा इस फाइटिंग में मारा जाता है। अब दोस्तों उसके बाद कहानी के एंड में हम देखते हैं इंदु ने एक बच्चे को जन्म दिया होता है और इस वजह से गौतम और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उनकी खुशी देखकर संध्या अपने प्यार को कुर्बान कर देती है। जाते वक्त वो गौतम से कहती है कि तुम्हारा प्रेजेंट बहुत ही प्यारा है, इसलिए तुम कभी पास्ट को जानने की कोशिश मत करना। इतना कहकर बेचारी रोते रोते वहां से चली जाती है। और दोस्तों इसी फुल ऑफ इमोशन के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप अगली मूवी कौन सी देखना चाहते हैं उसका नाम भी कमेंट जरूर कीजिए।
मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।